अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात आगे बढ़ाने से मुताल्लिक 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि इंतखाबात की तैयारी के हवाले से कोई भी मुश्किल दरपेश हो तो अदालत से रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले की भी वजाहत कर दी है। 3 रुकनी बेंच ने 4 जजेस के नोट को मुस्तरद कर दिया है और करार दे दिया है कि 1 मार्च का फैसला 3-2 के तनासुब से दिया गया था, 4-3 के तनासुब से नहीं, और जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। इसी फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है और 3 रुकनी बेंच की जानिब से लिख दिया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फैसला देने वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ ही नहीं बल्कि खुद अपनी अदालत के जजेस के मौक़िफ़ को भी उठाकर बाहर फेंक दिया है। ना हुकूमत की कोई बात मानी और ना सीनियर तरीन जजेस की बात मानी। जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला गैर मौसर करार दे दिया और 4-3 के फैसले पर 4 जजेस की राय को 3 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जिस रजिस्ट्रार के सर्कुलर के खिलाफ कल जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत लिखा और हुकूमत ने काबीना के फैसले के जरिए रजिस्ट्रार को वापस बुलाया, आज उसी रजिस्ट्रार के दस्तखत से बेंच बना जिसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा और बाकी 2 जजेस को बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। उनकी जगह 6 जजेस शामिल किए गए जिन्होंने 5 मिनट से भी कम की समाअत में अज़-खुद नोटिस केस ही बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है, लेकिन हुकूमत सख्त तनकीद कर रही है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। काबीना इजलास के बाद कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। जनाब स्पीकर, ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि फैसला देने वाले तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आना चाहिए। साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस पर तनकीद भी की। मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने उन तमाम MPs को पहले वोट देने से रोका और फिर उनको नाअहल भी किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं किया तो फिर क्या किया? हम हमें मैसेज देते हैं जी कि जजेस पे जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, तो इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि हमारे तमाम जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी बेंच ने खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया और खुद ही तारीखें भी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि खतरा है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। हमें जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान की वफा को ले डूबेगा, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा। और ये जो आईनी बहरान है अगर इसी तरफ पे चलता रहेगा तो आगे ना मैं होगा ना शहबाज शरीफ साहब होगा। और अगर खान साहब की ये गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा। एक और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। इसके अलावा नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने आज मुतअद्दिद ट्वीट्स की और लिखा कि आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। इसके अलावा मरियम नवाज ने लिखा कि 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी है। वक्त आ गया है कि
कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा कि तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुज़दिलों को देखने की आदत हो गई है। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत अदालती फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सके। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर सकती है। काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सके। ये जो लाइन चल रही है ये ही आइन के खिलाफ है। आप उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील फाइल कर सकते। हुकूमत इस फैसले को मुस्तरद कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसे अपनी फतह करार दे रही है, क्योंकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में ताखीर के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। और आज जारी होने वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को गैर आईनी करार देकर उसे मुस्तरद किया जाता है। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे इलेक्शन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं देते। पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने 8 मार्च को नोटिफाई किया था, उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाता है, मगर कुछ तब्दीलियों के साथ। और इन तब्दीलियों की वजह इसलिए पेश आई है क्योंकि 22 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था, तब इंतखाबी अमल नोटिफाइड इलेक्शन प्रोग्राम के 5वें स्टेज पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 13 दिन जाया हो गए हैं, जिसके नतीजे में बकिया स्टेजेस को जाया दिनों की वजह से आगे बढ़ाना होगा और इलेक्शन प्रोग्राम को तब्दील करना होगा। हम इस नतीजे पर हिचकिचाहट के साथ पहुंचे हैं, लेकिन हम इसे इलेक्शन कमीशन के फैसले के जरिए पैदा होने वाली सूरत हाल में नागुज़ीर समझते हैं। इसलिए इलेक्शन प्रोग्राम को तब्दील किया जाता है। अब पंजाब में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को शाया की जाएगी और नामजदगी से दस्तबरदारी और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त की इशाअत 19 अप्रैल को होगी। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक अलॉट किए जाएंगे। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का दिन 14 मई का होगा। यानी अदालत ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि इस पूरी सूरत हाल में पोलिंग का दिन नागुज़ीर होने की वजह से 30 अप्रैल से शिफ्ट करके 14 मई किया जाता है। इस हवाले से यह हिदायत दी जाती है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत हर सूरत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे और इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराए जिसमें वो ये बताए कि आया कि उसे फंड दिया गया है या नहीं, और अगर दिया गया है तो क्या पूरी फंडिंग दी गई है या किस्त में दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की रिपोर्ट बेंच अराकीन के चैम्बर में पेश की जाए। फंड्स ना मिलने या शॉर्टफॉल होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर सकता है और इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार होगा कि वो इन फंड्स को पहले पंजाब में आम इंतखाबात के मकसद के लिए इस्तेमाल करे और उसके बाद अगर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में आम इंतखाबात से मुताल्लिक पैसों का शॉर्टफॉल होता है तो इलेक्शन कमीशन अदालत के सामने इस हवाले से मुनासिब अहकामात के लिए रुजू कर सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब की निगरान काबीना और बिलखुसूस सेक्रेटरी और IG पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी से मुताल्लिक खातिर ख्वा अमले का एक ऐसा प्लान इलेक्शन कमीशन को फराहम करे जो इसे काबिल कबूल हो और मजीद ये कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए हुकूमत पंजाब और तमाम एहलकार मुतहर्रिक तरीके से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इसी तरह वफाकी हुकूमत पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराहम करे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर तमाम उन एहलकारों की मौजूदगी को यकीनी बनाए जो बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी कमांड में आते हैं और जिनकी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए ज़रूरत है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को अपना प्लान फराहम करे जो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल हो। कमीशन की मुआवनत से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कमीशन मुनासिब फैसले के लिए अदालत को आगाह करे। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी तवज्जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदू खेल के 27 मार्च के अक़लियती फैसले पर मबजूल कराई गई जिसमें कहा गया था कि इन मामलात का 4-3 की अक्सरियत से फैसला हो चुका है। अदालती फैसले के मुताबिक अक़लियती फैसले में 4-3 की अक्सरियत की जो पोजीशन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने ली है वो गलती पर मबनी है और कानून पर पूरा नहीं उतरती है। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के फैसले पर भी मबजूल कराई गई जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अक्सरियती फैसला था और जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट था, जबकि मौजूदा मामले की समाअत बरकरार है। और इस बेंच के फैसले पर
जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अक्सरियती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस का कोई असर नहीं पड़ता। अदालती फैसले के मुताबिक जहां तक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला है, जिससे मुताल्लिक मौजूदा दरख्वास्त गुजारों ने भी रिलीफ मांगा है, तो इस हवाले से जो वकील खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से पेश हुए और फिर वो अपनी पेशी से एक सियासी जमात के मौक़िफ़ की वजह से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो वकील उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, इसलिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक मामलात पर गौर नहीं किया गया और दरख्वास्त गुजार को इजाज़त दी गई है कि वो इस हवाले से मुनासिब फोरम पर रिलीफ हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब अहम बात यह है कि 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में 90 दिन में इंतखाबात की अहमियत पर बात की है, मगर जो शेड्यूल जारी हुआ है वो 90 दिन से आगे इंतखाबात की बात करता है। और अदालत ने अपने फैसले में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि अदालत में समाअत के दौरान गवर्नर की नुमाइंदगी नहीं थी, यानी वकील नहीं था। इसलिए सवाल उठता है कि अगर इस केस में अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी ना की होती तो क्या अदालत वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक भी अहकामात जारी ना करती? अगर कल गवर्नर फिर वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो क्या अदालत खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इसी तरह हुक्म नहीं देगी जिस तरह पंजाब में दिया गया है? इसी तरह इस पूरे मामले के दौरान जो तनाज़ा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 का है या फिर 4-3 का, इस हवाले से 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है और कहा है कि अक़लियती फैसले में 4-3 की अक्सरियत की जो पोजीशन मौजूदा जजेस ने ली है वो गलती पर मबनी है और कानून पर पूरा नहीं उतरती है। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा था कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सूमोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है। जबकि हमारे मुअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसे बेंच का सरबराह बनाता है, वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी के फैसले को काउंट ना करना उनको बेंच से उनकी मर्जी के बगैर निकालने के मुतरादिफ होगा। इसलिए हम समझते हैं कि मौजूदा सूमोटो कार्रवाई में 7 रुकनी बेंच में से 4 अरकान का इसे मुस्तरद करना अदालत का अक्सरियती फैसला है। हमारी राय मशहूर ज़माना पनामा केस की नज़ीर से भी मुस्तहकम होती है, क्योंकि पनामा केस में इब्तिदाई अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया और जब अक्सरियती फैसले के बाद जो केस की समाअत हुई थी तो उसमें वो जजेस शामिल नहीं थे जिन्होंने इब्तिदा में हतमी फैसला दे दिया था, लेकिन उन्हें बेंच से अलहदा नहीं समझा गया और उन्हें 3 जजेस के हतमी फैसले में भी फरीक बनाया गया और वो 2 जजेस नजरसानी अपील सुनने के लिए भी बेंच में बैठे थे। इसी तरह 3 रुकनी बेंच ने आज अपने फैसले में सूमोटो इख्तियार से मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले का तज़किरा किया है और लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में दी गई किसी भी ऑब्जर्वेशन का इस फैसले पर कोई असर नहीं है। साथ ही आज ही जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जिस केस में फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इस केस को ही बंद कर दिया है। अहम बात यह है कि 6 रुकनी बेंच का रोस्टर उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी किया है जिन्हें कल ही वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट से वापस बुला लिया था और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा था, मगर आज उसी रजिस्ट्रार के दस्तखत से एक रोस्टर जारी हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया। हालांकि पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मबनी 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और इसी बेंच ने ही 29 मार्च को 2-1 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के सूमोटो और बेंचेस के तश्कील के अख्तियार पर सवाल उठा दिए थे और ये ऑर्डर जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनने तक आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस को मुलतवी किया जाए। मगर आज चीफ जस्टिस ने मज़कूरा केस की समाअत के लिए 6 रुकनी नया बेंच बना दिया और उस नए बेंच ने 5 मिनट से भी कम वक्त की समाअत में ये पूरा केस बंद कर दिया। इसने इस नए बेंच में उन तीनों जजेस को शामिल नहीं किया गया जो पहले से ये केस सुनते आ रहे थे, यानी 6 रुकनी बेंच में ना जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल थे, ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे और ना ही जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। जस्टिस एजाजुल हसन पर हुकूमत एतराज़ करती रही है, मगर उनकी सरबराही में बनने वाले नए बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। हालांकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दाखिल किए गए हैं और सिर्फ बार्स ही नहीं बल्कि जजेस भी इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले 9 रुकनी बेंच में भी चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल किया था और फिर बाद में अटॉर्नी जनरल से अदालत समाअत में कहा था कि ये खामोश पैगाम था। फिर कल 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को खत लिखकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुनने का कहा, तो आज चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 6 रुकनी बेंच में शामिल कर दिया, जिसने वो सूमोटो केस ही खत्म कर दिया जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करार दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जारी किए गए 2-1 के अक्सरियती फैसले के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर को भी दुरुस्त करार दे दिया।